जब भी कोई दूध वाला दूध देने आता था तो दूध देने के बाद ऊपर से थोड़ा सा दूध डालता देखा है सर, बिल्कुल कि देखा वो है। ऐसा क्यों करता था। जब भी टेक्नोलॉजी आगे आती है, अगर हम उसका सही उपयोग करते हैं तो मानवता के हित में है। और जब हम उसका दुरुपयोग करते हैं, जैसे हम परमाणु बम की बात करें, अगर हम उससे बिजली बनाते हैं तो उसने पूरी दुनिया में बदलाव लाया। लेकिन जब हम उसको विनाश के तौर पर काम लेते हैं तो आज भी नागासाकी और हिरोशिमा जैसे उदाहरण हमारे सामने। कि जब भी टेक्नोलॉजी आएगी उसके साथ जुड़े खतरों को हमें समझना पड़ेगा। कंज्यूमर न्यूज़ के पहले पॉडकास्ट में आप सब लोगों का स्वागत है। बीइंग अ कंज्यूमर जो सब बातें आपको जाननी चाहिए, बीइंग अवेयर कंज्यूमर आपको नॉलेज होनी चाहिए, इसी के लिए हमने पॉडकास्ट सीरीज स्टार्ट करी है। आज हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर अनंत शर्मा। डॉक्टर अनंत शर्मा एक खाली नाम नहीं है, इन्होंने पिछले 35 साल में कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट की है। ये भारत सरकार की बहुत सारी कमेटीज़ के मेंबर भी हैं, जैसे कि भारतीय मानक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जिसे हम कहते हैं, उसमें एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं, एग्जीक्यूटिव कोर कमेटी टीम के मेंबर हैं। और इसके अलावा भारत को बहुत सारी कंट्रीज़ में रिप्रेजेंट कर चुके हैं। इसके अलावा डॉक्टर साहब ने अपने एनजीओ के थ्रू मोर देन 50,000 लोगों की मदद करी है थ्रू लीगल हेल्प। अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है तो अगर आप उस एनजीओ के पास जाएं तो वो आपको फ्री लीगल हेल्प देते हैं। डॉक्टर साहब, आज हम जानेंगे आपसे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो ये वर्ड है वो एग्जैक्टली लोगों के लिए, आम आदमी के लिए क्या है? बिल्कुल, हम सब उपभोक्ता हैं। जैसे ही हम किसी वस्तु या सेवा का उपयोग करते हैं, हम उसके उपभोक्ता हो जाते हैं। यानी बिना किसी वर्ग भेद के, बिना किसी जाति भेद के, बिना किसी लिंग भेद के हर व्यक्ति उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। देश के प्रधानमंत्री की हम बात करें, राष्ट्रपति की बात करें, गरीब, किसान, मजदूर, दलित या एकदम निम्न वर्ग से आने वाले प्रतिनिधि की बात करें, सब कंज्यूमर है। तो आज जब बच्चों तुम कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात कर रहे हो तो हमें ये समझना चाहिए कि ये हम सबके कल्याण की, हम सबके हित से जुड़ी हुई बात है, बिना किसी वर्ग भेद के। क्योंकि जैसे ही कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा का उपयोग करता है, वो उसका उपभोक्ता हो जाता है। और केवल व्यक्ति नहीं है, जब हम माँ के पेट में होते हैं और हमारी माँ जिन वस्तुओं का उपयोग कर रही होती है, उससे हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो वो भी समय है जब हम माँ के पेट में होते भी उपभोक्ता है। और इतना ही नहीं, जब हमारा शरीर से प्राण निकल जाता है और उसके बाद हमें जलाया या दफनाया जाना होता है, तब भी हम लकड़ी या कफन के उपभोक्ता होते हैं। तो उपभोक्ता का बहुत ही विस्तृत दायरा है। और उपभोक्ता की अगर हम बात करते हैं तो हम समझ सकते हैं कि हम सब इसके अंदर शामिल हैं। जी सर, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है, जैसे एक्ट भी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसकी क्या ज़रूरत है एक आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू में? अगर वो कंप्लेन कराना चाहे तो उसका क्या प्रोसीजर होता है? क्या कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट लगते हैं? मतलब आम उपभोक्ता क्या करे? देखिए, बहुत आगे तुम चले गए हो, तुम सीधी शिकायत पे आ गए हो, लेकिन इससे पहले कुछ ज़रूरी बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए। तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी। मैं ये बताना चाहूँगा कि उपभोक्ता आज क्या उसकी स्थिति है और क्या ये सारी परिस्थितियाँ आई है। बाज़ार में आज हम कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, जैसे हम खाने पीने की सामान की बात करें तो मिलावट की स्थिति बहुत ही गंभीर है। हम घी खरीद के ला रहे हैं, पर वो घी की गुणवत्ता बजाय हमें स्वास्थ्य देने के लिए नुकसानकारक हो सकती है अगर अच्छी नहीं है। दूध की हम बात करें, मसालों की बात करें, आटे की बात करें, तमाम जगह गड़बड़ी। इसी तरह हम दूसरे प्रोडक्ट लेके आते हैं, उनमें नकली सामान की भरमार है। इसके साथ ही हमसे अधिक कीमत वसूल की जाती है, नाप तोल में गड़बड़ी की जाती है, तमाम तरीके से भ्रामक विज्ञापनों के जरिए वस्तुओं की गुणवत्ता को अधिक बताकर अनुचित व्यापारिक व्यवहार के जरिए उपभोक्ता का शोषण होता है। और इन सब को रोकने के लिए जो मैकेनिज्म है, जो व्यवस्था है, उसको हम उपभोक्ता संरक्षण कहते हैं, उपभोक्ता संरक्षण के एक दायरे में लाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उपभोक्ता संरक्षण के लिए बहुत से कानून पहले से बने हुए नहीं है। जैसे जैसे मानव सभ्यता विकसित हुई है, उपभोक्ता संरक्षण की बातें होती रही है। और महान भारतीय सभ्यता और संस्कृति में तो 2000 साल पहले, जब पूरी दुनिया इस बात को जान नहीं पाई थी, हमारे यहाँ ऐसे कानून में प्रावधान मौजूद थे जो उपभोक्ता को संरक्षित करते थे। आचार्य चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है, उसका पूरा एक अध्याय कंटक शोधन के नाम से इसी तरह के प्रावधान करता है। मनुस्मृति में उसकी बात की गई है, हमारी जो पुराने पुराण है उनमें उसकी बात की गई है। 2000 साल पहले इस देश में ये कानून था कि जिसको हम कपड़े धोने के लिए देते हैं, ड्राई क्लीन आज हम उसको बोलेंगे, वो अपने उपयोग में उन कपड़ों को नहीं ले ले। हमने धुलने को दिया, पता लगा वो किसी शादी में पहन के उसको चला गया और दूसरे दिन हमें धो के दे रहा। उस जमाने में इस बात का प्रावधान था कि वैद्य जी ने इलाज में गड़बड़ी कर दी तो
क्या उसको सजा मिलेगी। मैं भी हाल की बात करूंगा, कुछ दिन पहले की आप बात करूंगा, थोड़े वर्ष पहले तक एक परंपरा थी, आज भी गाँव में जिंदा है। जब भी कोई दूध वाला दूध देने आता था तो दूध देने के बाद ऊपर से थोड़ा सा दूध डालता था। जी क्या जी, कभी आपने बिल्कुल देखा? हाँ आज बिल्कुल। तो डेयरी का जमाना आ गया, हम पैकेट बंद दूध लेते हैं। क्या नहीं, आपने मैंने कभी बिल्कुल सोचा देखा है सर, बिल्कुल कि देखा वो है। ऐसा क्यों करता था? क्योंकि इस देश में 2000 साल पहले ये कानून था कि जिस बर्तन से दूध नाप के दिया गया है, जिस बर्तन से घी नाप के दिया गया है, उस बर्तन के अंदर जो दूध लगा रह गया है उस पर कंज्यूमर का राइट है और उसके बदले अलग से उसे दूध देना होगा। ओके। तो वो जो परंपराएं रही है, उसके बाद जो परिस्थितियां बदली, जी औद्योगिकरण का जमाना आया, वैश्वीकरण का जमाना आया, वस्तु विनिमय से बढ़कर हम मुद्रा के जरिए खरीद बिक्री करने लगे। तो आज स्थिति ये हो गई कि कौन सा सामान कहाँ बन रहा है, उसके अंदर क्या है, क्या चीज़ों का उपयोग किया गया है, आम आदमी समझता नहीं है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, उपभोक्ता के साथ चीज़ें छुपने लगी, व्यापार के तरीके बदलने लगे, तो उसका शोषण बढ़ने लगा, उसके साथ गड़बड़ियाँ बढ़ने लगी। तो हमें उपभोक्ता संरक्षण के अधिकारों की बात करना पड़ा। तो उपभोक्ता को राहत देने के लिए या मिलावट रोकने के लिए, मैं कहूँगा कालाबाजारी रोकने के लिए या नापतोल में गड़बड़ रोकने के कानून तो थे, लेकिन उससे उपभोक्ता को सीधे लाभ नहीं मिलता था। मान लो किसी ने मेरे को मिलावट का सामान बेचा और मैंने खरीद लिया, इससे मेरे परिवार के लोग बीमार हुए। अगर मैं उसके बारे में शिकायत करता या कानून में प्रावधान था तो मिलावट करने वाला पकड़ा जाता और उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती, इसको सजा भी होती, लेकिन इससे मुझे कोई लाभ नहीं मिलता था। इसी तरह किसी ने कम नाप तोल की, उसको पकड़ा जाता, तो कम नाप तोल करने वाले को सजा तो होती, लेकिन उपभोक्ता को जो नुकसान हो गया वो उसको लाभ नहीं मिलता था। तो इन सब कानूनी कार्रवाई के साथ ही उपभोक्ता को भी लाभ मिल सके और उसके अधिकारों को संरक्षित किया जा सके, इसके लिए नई सिरे से पूरी दुनिया में उपभोक्ता संरक्षण की अवधारणा आई है। जी और ये सबसे पहले 15 मार्च 1962 को ये माना जाता है कि अमेरिका की संसद में वहाँ के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने सबसे पहले 4 उपभोक्ता अधिकारों की बात की थी। और उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि सरकारें जिनके लिए काम करती है, जनता के हित में जो सबसे बड़ा जो बजट बनाया जाता है, जो लोग चुन कर आते हैं, उनकी भागीदारी अंतिम निर्णय में बहुत कम है। और उसका नुकसान ये होता है कि जो हमारे हित के लिए वहाँ काम करने के लिए बैठे हैं, वो खुद ये जान ही नहीं पाती कि हमारा हित किस में है। तो उस स्थिति को बदलने के लिए उपभोक्ता अधिकारों की अवधारणा आई और इसीलिए 15 मार्च को मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि हर साल विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। बाद में जब वैश्वीकरण बढ़ गया, पूरी दुनिया में कारोबार बढ़ गया, एक देश से दूसरे देश में कारोबार आने लगा, विश्व व्यापार संगठन की संध्या हुई, तो इस बात की जरूरत भी महसूस हुई कि उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ होना चाहिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबसे पहले 1974 में ये प्रस्ताव पास किया कि पूरी दुनिया के उपभोक्ताओं को संरक्षित करने के लिए कुछ दिशा निर्देशों की आवश्यकता है। और तब दिशा निर्देश बने, उसके बाद पूरे दुनिया के सामने चीज़ें सामने आई। 84 में विश्व लेवल पर ये माहौल बनने लगा कि पूरी दुनिया के देशों में उपभोक्ताओं के हित के कानून बनने चाहिए। इसी कड़ी में भारत में भी 1986 में उपभोक्ता संरक्षण कानून सबसे पहली बार बनाया गया। ओके सर, अभी हमने बात करी टेक्नोलॉजी की, और जो इतने समय में सदियों से जो ये चेंज आया है उसमें टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो आजकल ई कॉमर्स बहुत बड़ा एक मीडियम है खरीदने और बेचने के लिए। अगर हम ई कॉमर्स की बात करते हैं तो ई कॉमर्स में भी बहुत अजीब तरीके से काम हो रहा है। एक तो जो डायरेक्ट वेबसाइट से आपने परचेज करी और वहाँ से कोई प्रॉब्लम आती है, तो ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का लैंडस्केप है, इस पे आप कैसे देखते हैं कि कंज्यूमर कैसे उसमें अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है? इसके अलावा रिसेंटली आजकल ऐसा होने लगा है कि व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर ऑर्डर दिए जाते हैं और जब जो प्रोडक्ट दिखाया जाता है वो प्रोडक्ट डिलीवर ही नहीं करा जा रहा है और प्रोडक्ट उसका कोई दूसरा ही आ जाता है, और फिर आपने ना तो कोई ई कॉमर्स या वेबसाइट के थ्रू कम्युनिकेट करा है और केवल एक नंबर से चल रहा है। तो ये बहुत लोग ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, सोशल मीडिया के जरिए जो आज कारोबार हो रहा है, आप वहाँ तक पहुँच गए हैं। जब हम डिजिटल ई कॉमर्स की बात करेंगे तो उसके साथ जुड़ी बहुत सारी, जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है, हम हमेशा से कहते आए हैं, जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो विज्ञान जितना अमृत देने वाला है उतना ही जहर भी लाता है। जब पहली बार अमृत मंथन हुआ, मैं तो उसको वैज्ञानिक प्रयोग कहता हूँ, समुद्र को फेंटा गया, उस समय उससे अमृत भी निकला और जहर भी निकला। और यही विज्ञान का हमेशा कायदा है, जब भी टेक्नोलॉजी आगे आती है, अगर हम उसका सही उपयोग करते हैं तो मानवता के हित में है, और जब हम उसका दुरुपयोग करते हैं, जैसे हम परमाणु बम की बात करें, अगर हम उससे बिजली बनाते हैं तो उसने पूरी दुनिया में बदलाव लाया, लेकिन जब हम उसको विनाश के तौर पर काम लेते हैं तो आज भी नागासाकी और हिरोशिमा जैसे उदाहरण हमारे सामने। तो मुख्य बात यही है
कि जब भी टेक्नोलॉजी आएगी उसके साथ जुड़े खतरों को हमें समझना पड़ेगा। जब हम वस्तु विनिमय की बात करते थे, मैं एक सामान लाता था उसके बदले दूसरा सामान लाता था, तब से लेकर आज तक बाजार व्यवस्था में जो भी परिवर्तन आए हैं उन सब में ही ये बात जुड़ी हुई है, उनके साथ अपने खतरे जुड़े हुए हैं। आज जब हम टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो गए तो ऐसा नहीं है कि कानून को बदलने की ज़रूरत है। कानून में तब भी प्रावधान थे कि आपके साथ गड़बड़ नहीं हो, आज भी प्रावधान है, लेकिन जो खरीदार है, आप हैं, हम हैं, उन्हें समझना पड़ेगा कि अब जो नए तरीके से हमारे साथ ठगी हो रही है। मैं इसको अक्सर कहता हूँ कि ये जो टेक्नोलॉजी आई है इसने उपभोक्ताओं के साथ होने वाले शोषण को भी अति आधुनिक वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान कर दिया है। अब चूंकि अब हम उससे मुकाबले के लिए तैयार हैं तो हमें उसी अनुरूप अवेयर होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। प्रावधान है, उपभोक्ता संरक्षण कानून के बाद अलग से भारत सरकार ने ई कॉमर्स को नियंत्रित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। तमाम देशों में प्रावधान है, सिर्फ कमी इस बात की है कि हम उनके बारे में जानते नहीं है। कानून में कमी नहीं है, हमें उनको समझना होगा और आपके लिए सारे प्रबंध किए गए। जो ई कॉमर्स का नया निर्देश बनाएंगे उनमें इस बात का स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि वेबसाइट पे आपको अपना पता शो करना पड़ेगा। उसमें यह भी तय किया गया है कि वहाँ आपको एक कस्टमर केयर अधिकारी का नाम और नंबर देना पड़ेगा। उसमें यह भी तय किया गया है कि आपको माल को वापस करने से संबंधित शर्तों का खुलासा करना पड़ेगा। यहाँ तक कि भारत में यह भी व्यवस्था की गई है कि जो एक खुद बनाने वाली कंपनी है और वो अगर पोर्टल के रूप में काम करती है तो वो अपने माल को अलग से विशेषण के साथ वहाँ प्रदर्शित नहीं कर सकती, उसको अलग से उसके लिए नियम बनाए गए हैं। एक कॉमन प्लेटफार्म है जो सबका सामान बेचता है, एक ऐसा प्लेटफार्म है जो खुद का भी सामान बेचता है, उसको भी सब चीज़ों को प्रदर्शित करना पड़ेगा, पारदर्शिता लानी पड़ेगी। कमी इस बात की है कि जो कानून बनाए गए उनकी प्रभावी क्रियान्विति नहीं हो पा रही, और उससे भी ज़्यादा कमी इस बात की है कि जो उनका उपयोग कर रहे हैं, जैसे आप बात करें, आप कोई भी एक ऐप डाउनलोड करते हैं, आप मोबाइल की बात कर रहे हैं, आप एक ऐप डाउनलोड करते हैं, उसमें कुछ टर्म्स कंडीशन आती है और आप उनको बिना देखे आप उसको क्लिक कर रहे हैं क्योंकि आप जल्दी में, और वो आपका सारा डाटा चला गया है। तो आप उसमें ई कॉमर्स साइट को दोष नहीं दे सकते, आप खुद उसमें भागीदार है। तो यहाँ जरूरत है अवेयरनेस की, समझने की, जानने की, तब हम इन सबसे मुकाबला कर पाएंगे। बिल्कुल सर। आज जब हमने ई कॉमर्स की बात करी तो एक नया टर्म आया है और वो टर्म है डार्क पैटर्न। तो ई कॉमर्स या जो डिजिटल बिजनेसेस हो रहे हैं उसमें डार्क पैटर्न शब्द क्या है? हाँ, बड़ी जोरदार चीज़ है, बहुत ही अच्छा तुमने सवाल उठाया। जब हम दुकान पे सामान खरीदने जाते हैं, बाजार में जाते हैं, तो हम पूरे बाजार को देखते हैं, उसकी बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, दुकान पे भी देखते हैं क्या क्या माल लगा है, उसकी क्या कंडीशन है, और उससे हम बात भी करते हैं और हम जो चाहें सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन जब हम वेबसाइट से कोई सामान खरीद रहे होते हैं, जब हम ई कॉमर्स पोर्टल से सामान खरीदते हैं, हम सिर्फ वही देख पाते हैं जो हमें दिखाया जा रहा है। यानी बाजार का जो बिल्कुल जो ट्रेंड में परिवर्तन वहाँ ये है, जब हम बाजार जाते हैं हम वो सब देख सकते हैं जो हम देखना चाहते हैं। लेकिन जब हम ई कॉमर्स के जरिए या ई प्लेटफॉर्म के जरिए खरीदारी या सामान लेते हैं, सेवा लेते हैं, तो हम सिर्फ वही देख पाते हैं जो वो हमें दिखाना चाहता है। और यही आके डार्क पैटर्न की लड़ाई है। मार्केटिंग के अंदर बहुत ही होशियार लोग जिनको वो इस बात के लिए पैसा देते हैं, वो इस तरह के पेजेस के डिज़ाइन को तैयार करते हैं कि जो वो दिखाना चाहते हैं उसकी तरफ आकर्षित होते चले जाए, और जो दिखाना चाहिए वो दिखाई नहीं। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, अगर आपने एयर का टिकट बुक कराया, आजकल जनरली सब लोग हम देखते हैं कि वेबसाइट के जरिए एयर का टिकट बुक होता है, थर्ड पार्टी वेबसाइट्स के थर्ड पार्टी जरूर, उसमें एक ऑप्शन आता है इंश्योरेंस का। ओके, बिल्कुल आता है सर। बिल्कुल, आप अगर कोई भी ट्रैवल इंश्योरेंस ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने आपके विकल्प को सीमित कर दिया, वो एक ही कंपनी का ट्रैवल इंश्योरेंस दे रहे हैं, यानी आपके पास ऑप्शन नहीं रहा। जबकि ये आपका अधिकार है कि आप बीमा कैसे लें, किससे लें। अब वहाँ क्या कर रहे हैं, वो उस बीमे को कुछ सस्ता भी बनाते हैं ताकि आप कंपैरिजन करो, लेकिन उसके बदले जो मिलने वाली सुविधा है वो गायब है। तो आपके चयन के अधिकार का हनन हो गया है। तो ये पैटर्न है। कई बार आप क्या देखेंगे, डार्क पैटर्न के अंदर कई चीज़ें, जैसे इस बीमे की मैंने बात करी, तो उन्होंने लिखा कि क्या आप अपनी ट्रैवलिंग को सिक्योर करना चाहते हैं, तो उसको तो आपने बड़ा ग्रीन अच्छे कलर में शो किया, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं मेरा रिस्क खुद उठा लूँगा, और उसको बड़ा ग्रे और हल्के कलर में दिखा रहे हैं। यहाँ दोनों बातें खराब है। एक तो दोनों चीज़ें उनको एक तरीके से पेश करनी चाहिए, दूसरी है कि मैं मेरी रिस्क खुद उठा लूँगा, ये लिखना गलत है। यानी वो आपको डरा रहे हैं कि आपके ऊपर रिस्क है, और मतलब उनको वो बताना चाहिए कि नहीं, मुझे इंश्योरेंस की आवश्यकता नहीं है। जी बिल्कुल, तो ये डार्क दे रहे हैं पैटर्न कि आप ये कह रहे हो जबकि आप ये कह ही नहीं रहे हो। तो ये डार्क पैटर्न है। जी बिल्कुल। तो इससे हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है, और हमें ये मानना चाहिए कि वो नहीं देखना जो दिखा रहे हैं, हमें वो तलाश करना पड़ेगा जो हम देखना चाहते हैं इन साइट्स पे। बीइंग अ कंज्यूमर डॉक्टर साहब, कई बार क्या होता है कि जैसे आपसे 1 रुपये किसी ने ज़्यादा ले लिया और उस पॉइंट पे आपकी ईगो आ गई,
अब वो 1 रुपये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको लगता है कि आप अच्छा अर्न कर रहे हैं और वो 1 रुपये में आपको लगेगा हाँ कोई बात नहीं, चलता है। जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा वायरल भी हुई थी कि सर्विस टैक्स और सर्विस चार्ज दोनों अलग होते हैं। तो रेस्टोरेंट में हम जाते हैं तो उस पर सर्विस टैक्स लग के आता है, उसके नीचे सर्विस चार्जेस भी लगा देते हैं। 2,500 का बिल आया है, 2,500 के बिल पे टैक्स लगा है, टैक्स के बाद उन्होंने 50 रुपये का सर्विस चार्ज जोड़ दिया, तो जो कि गलत है। बट कोई जनरली देखता नहीं है और चल रहा है तो चल रहा है। 2 रुपये अगर किसी ने ज़्यादा ले लिए पानी की बोतल के कि क्योंकि ये एरिया थोड़ा सा दूर है तो MRP से ज़्यादा ले रहे हैं, तो हम सोच लेते हैं हाँ कोई बात नहीं। बट जहाँ पर हेल्थ केयर सेक्टर है, जहाँ पर किसी के कैंसर हो रखा है, जहाँ पर जैसे अभी रिसेंटली सुनने में आया था कि जो इंजेक्शन्स लग रहे हैं 60-60 हज़ार रुपये के, ऐसी बीमारी में जो कि बीमारी अपने आप में बहुत दुख देती है और बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल ट्रबल लेके आती है, उसमें वो उधार लेके 60,000 का इंजेक्शन लगा रहे हैं और इंजेक्शन में डिस्टिल वाटर है। ऐसे भी केसेस सामने आते हैं। तो ये जो इमोशनल कनेक्ट है, जहाँ पर आपको लगेगा कि आपके साथ बहुत कुछ बुरा हो रहा है और वहीं आपको किसी अदर पॉइंट पे ऐसे लगेगा कि आपके साथ ठीक है 1-2 रुपए की गड़बड़ है, तो ये ह्यूमन बिहेवियर में कैसे आए कि ये 1-2 रुपए की गड़बड़ भी गड़बड़ है। नहीं, तुमने अच्युत अभी जो बात की है उसमें तुमने 8-10 सवाल एक साथ कर दिए। जी जी तुम लगातार सवाल पे सवाल दाग रहे हो, जवाब का इंतजार नहीं कर रहे, तो मुझे सब बातों को बताने के लिए थोड़ा सा वापिस से चीज़ों को आना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल तुमने सबसे पहली चीज़ की कि जहाँ ईगो का सवाल आता है। जी ईगो महत्वपूर्ण नहीं है। अगर ईगो का सवाल आता है, मैं बहुत उसको महत्व नहीं देता कि वो अपनी ईगो के लिए लड़ाई लड़े। लेकिन जब तुमने कहा कि 1 रुपये का सवाल आता है, तो सवाल ये है कि 1 रुपया वो केवल आपकी जेब से नहीं जा रहा, वो बहुत सारे लोगों की जेब से 1 रुपया जा रहा है और अल्टीमेटली पूरे ग्रुप के ऊपर उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। यहाँ से तुमने अपनी बात को शुरू किया था और तुम उसको आगे तक ले गए। तुम कह रहे हो कुछ मामले जो तुमने किए कहा है वो फ्रॉड की श्रेणी में आते हैं, जहाँ धोखाधड़ी हुई। तो मैं यहाँ बड़ा स्पष्ट करना चाहूँगा कि धोखाधड़ी किसी भी ट्रेड में हो सकती है, और धोखाधड़ी का अगर कोई मामला कंज्यूमर के साथ हुआ है, जैसे आज हम देखें डिजिटल अरेस्ट का मामला हो, डाटा लीक करके हमारे बैंकों में फर्जी वाला हो रहा है, साइबर क्राइम हो रहा है, धोखाधड़ी हुई, तो धोखाधड़ी के सारे मामले पुलिस के दायरे में आते हैं, वो क्रिमिनल साइड में है। और इमीडिएट कंज्यूमर को अगर उसके साथ कोई धोखाधड़ी हुई है तो पुलिस में उसकी कंप्लेंट दर्ज करानी चाहिए, ताकि बाकी लोगों के साथ ऐसी धोखाधड़ी होने से रोका जा सके। दूसरी बात आपने कही है कि इंजेक्शन की जगह डिस्टिल्ड वाटर दे रहे हैं। लड़ाई इस बात की नहीं है, लड़ाई इस बात की, अगर उसने इंजेक्शन में डिस्टिल्ड वाटर दे दिया है, वो दवा जो होनी चाहिए वो नहीं है, तो वो फ्रॉड है, वो पुलिस का केस है। लेकिन लड़ाई इस बात की कि जो इंजेक्शन थोक में 2,000 का बिक रहा है, वो रिटेल में 60,000 का बेचा जा रहा है और वो बहुत बड़ा मार्जिन लिया जा रहा है। वहाँ कंज्यूमर के साथ जो चीटिंग हो रही है उसकी तरफ मैं ध्यान ले जाना चाहूँगा कि वहाँ हमें हस्तक्षेप करने की और नीति बनाने की ज़रूरत है। इसके साथ ही तुमने बात करी पानी के बोतल की। तुम कह रहे हो कि 2 रुपया उन्होंने ज़्यादा ले लिया MRP से। MRP से ज़्यादा लेना पूरी तरह गैरकानूनी है और देश के किसी भी हिस्से में MRP से ज़्यादा कीमत वसूल नहीं की जा सकती। उसके ऊपर आपको उपभोक्ता को शिकायत करनी होगी और इमीडिएट उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें एक से एक तुमने जानने की कोशिश की, तो हर एक को जब तुम मेरे से एक एक पर बात करोगे, मैं ज़्यादा बेहतर ढंग से बता पाऊँगा कि हमें किस मामले में क्या ध्यान रखना चाहिए। तो वापस मैं मेरे पहले सवाल पे आता हूँ कि अगर कोई एक्सप्लॉइट हुआ है, उसको कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिला है या कोई सब स्टैंडर्ड सर्विस मिली है, उसके लिए वो क्या करे, कंज्यूमर कोर्ट में कैसे जाए, उसका कोई तरीका होता है या उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, हम एक वकील ढूंढें या हम खुद केस लड़ सकते हैं, उसमें आप थोड़ा सा हमें एनलाइटन करें। बिल्कुल, जैसे हम कंज्यूमर कोर्ट की तुमने बात की है, कंज्यूमर कोर्ट का जो नया शब्द है वो है, पहले हम इनको कंज्यूमर फोरम बोलते थे, हम इनको कंज्यूमर कमीशन बोलते हैं, उपभोक्ता आयोग। ओके। क्योंकि ये कोर्ट्स नहीं है, ये एक पैरेलल जुडिशरी का मैकेनिज्म बनाया गया है और लोगों को इजी न्याय लगे। कोर्ट का नाम लेते ही लोग घबराते हैं, हम कोर्ट में जाएंगे। कई बार मैं मजाक की बात करता हूँ, कई बड़े बड़े जुडिशरी के जो अधिकारी बैठे हैं वो भी कहते हैं, जब हम घर पे बात करते हैं तो कहते हैं भगवान बचाए कोर्ट और पुलिस से। तो इसको कोर्ट आप न समझे, उस स्थिति के लिए अलग से न्यायिक तंत्र बनाया गया है, जिसमें 2 मेंबर मदद करने के लिए होते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं, और वो सारी कानूनी प्रक्रियाएं जो जनरली सामान्य सिविल अदालतों में होती है इसमें लागू नहीं है, तो इसलिए इसका नाम भी आयोग रखा गया है। तो सबसे पहले कि मैं आयोग की बात करूं, आपकी शिकायत के निस्तारण की बात करूं, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके राइट्स क्या हैं। कंज्यूमर किन मामलों को लेकर इन आयोगों के सामने जा सकता है, क्या कर सकता है। तो 6 अधिकार भारत के उपभोक्ताओं को उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 ने दिए, और उसके बाद हमने लंबी लड़ाई के बाद 2019 में नया उपभोक्ता संरक्षण कानून बनवाया और उसमें भी ये 6 अधिकार उपभोक्ता को है। पहला अधिकार है सूचना का अधिकार।
वो इस बात का प्रावधान करता है कि बाजार से अगर आप कोई भी वस्तु या सेवा ले रहे हैं जी। तो उसके बारे में आपको सूचित किया जाएगा। जैसे वेज या नॉन वेज का सवाल है, अगर हम बहुत से हिंदू मानसिकता के लोग वेजिटेरियन है, नॉन वेज नहीं खाते। पहले कोई ज़माना था जब बाहर में जो सामान बिकता था, केक का उदाहरण दूंगा मैं, बच्चों को भी बैग में हम केक लेके भेज देते थे बिना ही जाने कि उसमें अंडा गिरता है। जी। तो ये स्पष्ट करने के लिए हमने उसके ऊपर एक निशान लगाना शुरू किया, हरा निशान और लाल निशान, कि आपको पता लग सके। इसी तरह ये सूचना का अधिकार दूसरा अधिकार है। पहला अधिकार इससे भी जो महत्वपूर्ण है वो है सुरक्षा का अधिकार। और सुरक्षा का अधिकार इस बात का प्रावधान करता है कि बाजार में कोई भी सामान बिक रहा है, कोई भी सर्विस दी जा रही है, उससे आपकी जान या माल को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिक स्विच की हम बात करें, हर एक के लिए कॉमन है, हर कोई काम में लेता है। अगर बिजली का खटका खराब है, छोटा बच्चा बुजुर्ग इसको चलाता है और उसमें करंट आया, उससे जान जा सकती है, तो ये खतरनाक हो सकता है, करंट आ सकता है। तो ऐसा कोई उत्पाद बाजार में बिकना नहीं चाहिए। वो एक आपका अधिकार है, अगर बिकता है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तीसरा अधिकार है चयन का अधिकार। और चयन का अधिकार इस बात की व्यवस्था करता है कि आपने कोई भी सामान आपको लेना है या कोई सेवा लेनी है, तो आपको इस बात के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है कि आपको कोई खास ब्रांड खरीदना पड़ेगा, किसी खास जगह से लेना पड़ेगा। उदाहरण दूं मैं, स्कूल में आप बच्चे को भर्ती करा रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे यहाँ से किताब खरीदनी पड़ेगी, हमारे यहाँ से यूनिफॉर्म खरीदनी पड़ेगी। इसको हमने गैरकानूनी घोषित किया है। बिल्कुल। कोई भी आपको बाध्य नहीं कर सकता कि आपको किसी एक ही जगह से उत्पाद कर, ये आपका अधिकार है, चयन का अधिकार। चौथा अधिकार है सुनवाई का अधिकार। और सुनवाई का अधिकार इस बात की व्यवस्था करता है कि अगर आपने कोई सेवा ली है, कोई वस्तु खरीदी है और उसमें किसी तरह की गड़बड़ी आ गई है, तो दुकानदार या निर्माता या देने वाला इस बात के लिए मना नहीं कर सकता कि आपने एक बार माल खरीद लिया, बेच दिया मैंने, अब मैं आपकी बात को नहीं सुनूंगा। भारत में पहले जो वस्तु विक्रय अधिनियम था वो इस बात का प्रावधान करता था कि उपभोक्ता अगर एक बार सामान ले गया है तो वो आँख खोल कर खरीदे, उसकी जिम्मेदारी है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने इसको पूरी तरह बदल दिया है। क्रेता सावधान की जो धारणा वस्तु और माल विक्रय अधिनियम में थी, आज वो बदलकर विक्रेता सावधान हो गई है। यानी आंख खोलकर दुकानदार बेचे। अगर उसने किसी तरह का गलत सामान दे दिया तो अब ये मेरा राइट हो गया है कि उसे मेरी बात को सुनना पड़ेगा, उसको बदलना पड़ेगा। और इसके लिए हमने एक आदेश भी जारी कराया। आपने देखा होगा अभी भी कई जगह बिल पर लिखा होता है बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। हमने इसको गैरकानूनी घोषित कर दिया है। चाहे आपने सेल में खरीदा हो, पहले बड़ा कॉमन था यार, सेल में लेके गया माल में तो वापस नहीं लूंगा। ये तो अब भी प्रैक्टिस होती है। तो ये गलत प्रैक्टिस है। सेल में माल देने का मतलब खराब माल देना नहीं है, वह रेट की डिस्काउंट का इशू है। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमें घटिया माल देगा। और अगर आपने सेल में भी खरीदा है तो भी आपका अधिकार है कि आप उसको बदला सकते हैं, उसके बारे में आपको सुनवाई करनी पड़ेगी। इन सभी चीज़ों से जो नुकसान हुआ, मान लो मैंने मिठाई खरीदी, मिठाई खाने से मेरे बच्चे बीमार हो गए, मैं बीमार हो गया, तो केवल मिठाई का पैसा नहीं बल्कि उसके बीमारी में होने वाले इलाज का खर्चा भी अब मैं उस दुकानदार से वसूल कर सकता हूँ। इसके लिए पांचवा अधिकार है क्षतिपूर्ति का अधिकार। और ये कमीशन, ये आयोग इसी बात की व्यवस्था करते हैं कि आपको किसी भी चीज़ से कोई भी नुकसान हो गया है तो आप इन आयोग के सामने परिवाद पेश कर सकते हैं और वो क्षतिपूर्ति आप वसूल कर सकते हैं। और छठा अधिकार है हमारा उपभोक्ता जागरूकता का अधिकार, जिसके लिए आप लोग काम कर रहे हैं। आपका ये कंज्यूमर न्यूज़ ऑनलाइन चैनल काम कर रहा है, हमारे NGO काम कर रहे हैं, सरकार काम कर रही है, जागो ग्राहक जागो जिससे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लगातार काम हो रहा है। ये अधिकार है, इनका जब वायलेशन होता है तो आप इसके लिए आयोग में जा सकते हैं। अब आपने इसके बाद जो सवाल किया था, मैं चाहूँगा आप दोबारा से एक बार बात करें ताकि हमारे दर्शक समझ सकें कि वो इन आयोग में कैसे जा सकते हैं या इनके अलावा भी क्या कोई पैरेलल सिस्टम है और उनसे उनको क्या राहत मिल सकता है। तो आप बताएं, मैं किस पे शुरू करूँ पहले? अब जैसे जनरली हाई कोर्ट होता है, सेशन कोर्ट होता है या सुप्रीम कोर्ट होता है, तो अगर आपने बात करी कंज्यूमर कमीशन की, तो कंज्यूमर कमीशन में भी कुछ ऐसा सेट पैटर्न होता होगा कि आज दिल्ली में गया था एक दिन के लिए, मेरे साथ कुछ इशू हो गया और मैं फिर आ गया सेम डे जयपुर। तो अब मैं क्या करूं? मैं जयपुर में जाऊं, मैं दिल्ली में जाऊं, मैं कौन से वही बात है। आपने फिर से दो सवाल मेरे सामने खड़े की। एक तो जो अलग अलग लेवल है वो, और दूसरा उनका जुरिडिक्शन कैसे बनेगा अगर एरिया बदल गया है। मान लो आपने दिल्ली में सामान खरीदा, जयपुर के रहने वाले, मैंने तो प्रॉब्लम बताई आपको, मैं बीइंग बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके हिसाब से आपको बताना चाहूँगा कि कंज्यूमर कमीशन का जुरिडिक्शन तय करने के दो पैटर्न हैं। पहला जो आपने बात कही एरिया के हिसाब से, उसमें हम कवर करते हैं, और दूसरा उनकी लिमिट पैसे के हिसाब से। ओके। तो अगर आपने कोई सामान किसी जगह से खरीदा है तो पहले तो ये प्रावधान था कि जिस शहर में से सामान खरीदा है आपको वहीं कार्रवाई करनी होगी या उसकी ब्रांच जिस शहर में।
अब ये प्रावधान हो गया है कि आपने अगर दूसरे शहर से भी सामान खरीदा है, आप रहते दूसरे शहर में हो, तो आप अपने शहर में भी शिकायत दर्ज करा सकते हो। यानी जुरिडिक्शन एरिया के हिसाब से ये हुआ, या तो वो बेचने वाला वहाँ है या खरीदने वाला वहाँ है, तो वो उस ज़िले में, उस क्षेत्र में शिकायत हो सकती है। दूसरा जुरिडिक्शन है पैसे का। हर ज़िले में देश में मैं बताना चाहूँगा कि जिला उपभोक्ता आयोग काम कर रहे हैं। लगभग पूरे हिंदुस्तान की स्थिति ये अभी है, और ज़िले के उपभोक्ता आयोग का जुरिडिक्शन 50 लाख रुपए तक का है। ओके। यानी अगर हमारा कोई नुकसान 50 लाख रुपए तक का है, तो हमें अपने ही ज़िले में शिकायत पेश करनी होगी आयोग के सामने। अगर नुकसान 50 लाख से ज़्यादा और 2 करोड़ रुपए तक का है, तो हमें राज्य आयोग के सामने परिवाद पेश करना होगा। राज्य आयोग हर राज्य की राजधानी में बने हुए, जैसे राजस्थान के लिए हम बात करें, जयपुर में बना हुआ है। 2 करोड़ से भी ज़्यादा अगर आपको लग रहा है नुकसान हुआ है, तो आपको राष्ट्रीय आयोग के अंदर अपनी परिवाद दायर करना होगा, और वो दिल्ली के अंदर स्थित है। इसी तरह अगर आपने जिला मंच में कोई परिवाद दायर किया और वहाँ फैसला हो गया है, तो आप उसकी अपील राज्य आयोग में कर सकते हैं, राज्य आयोग के फैसले की अपील राष्ट्रीय आयोग में कर सकते हैं, और राष्ट्रीय आयोग के फैसले की अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। ठीक है सर। आप ये बताएं मुझे कि आप सरकार के साथ भी बहुत सारी कमिटीज़ में, जैसा हमने डिस्कस करा, तो सरकार क्या क्या चीज़ें कर रही है, और बीइंग अ कंज्यूमर सेल्फ एजुकेशन के लिए कंज्यूमर क्या करे? देखिए, सरकार क्या कर रही है, पहले इस पे बात करते हैं, फिर उपभोक्ता को क्या करना चाहिए, इस पे भी हम बात करेंगे। सरकार जो कर रही है, एक तो ये आयोग जो चला रही सरकार, इसके अलावा कानून में प्रावधान है, उपभोक्ता संरक्षण परिषदें बनाई गई है, केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर। जिला स्तर पर जिला कलेक्टर, राज्य स्तर पर राज्य के उपभोक्ता मामलों का मंत्री, और राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों का मंत्री इन परिषदों का अध्यक्ष होता है, जो उपभोक्ता के अधिकारों को संरक्षण बनाने के लिए काम करती है। इसके साथ ही साथ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई गई है भारत सरकार के स्तर पर। अगर आप उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर नहीं करते और राष्ट्र इस तरह के मुद्दे हैं, बहुत से लोगों के साथ गड़बड़ हो रही, तो ये प्राधिकरण अपने आप भी शिकायत लेता है। भ्रामक विज्ञापनों के मामले में आपको पता होगा, सेलिब्रिटीज़ तक को सजा दी जा सकती है, बिल्कुल। वो सारा काम करता है। इसके साथ ही जागरूकता के लिए सरकारें काम कर रही है, और उनसे आगे बढ़कर आपको कुछ ही नहीं करना पड़े, तो स्थिति ये है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन चलाई जा रही है, राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन चलाई जा रही है, और इन उपभोक्ता हेल्पलाइन पर टोल फ्री लाइन्स के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, आप वेबसाइट के जरिए अपनी शिकायत किसी भी तरह की उपभोक्ता की समस्या की दर्ज करा सकते हैं और राहत पा सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा 1811 4000, और अब उसका शॉर्ट नंबर आ गया, आप नोट कर लें सभी लोग जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, 1800-114000, 1811 4000 इससे राष्ट्रीय हेल्पलाइन का नंबर है, और इसका भी नया नंबर आया 1915। आप बिल्कुल संक्षेप में याद कर लें, 1915, और कोई भी कंज्यूमर की कंप्लेंट इस पर दर्ज कराई जा सकती है। ऐसे ही राज्य सरकारों की हेल्पलाइन चलती है, स्वैच्छिक संगठन भी अपने स्तर पर हेल्पलाइन चला रहे हैं। और अब जो कमीशन की मैंने आपसे बात की, वहाँ ई दाखिले की व्यवस्था हो गई है, यानी आपको कमीशन में जाने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन उन कमीशन में भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वंडरफुल जी, बहुत ही बढ़िया है। और जैसे ये सारी जो भी एक्टिविटीज सरकार कर रही है, उसके अलावा सेल्फ एजुकेशन, जैसे आपने 6 राइट्स बताए, ये स्कूल में सबको जनरली पढ़ा दिए जाते हैं कि 6 राइट है, बट जब हम एक्ट को देखते हैं तो लीगल मेट्रोलॉजी एक अलग एक्ट हो गया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 एक अलग एक्ट हो गया है, ऐसे ही ट्राई को लेकर, ये टेलीकम्युनिकेशन को लेकर, या बहुत सारे अलग अलग एक्ट्स होते हैं। तो जब कंज्यूमर देखता है तो उसे काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता है कि ये कौन से एक्ट में जाता है। मैंने सुना है कंज्यूमर प्रोटेक्शन में अगर आप केस लगा रहे हैं तो आप खुद भी लगा सकते हैं, आपको वकील की ज़रूरत नहीं है। तो उस पॉइंट पे वो कंज्यूमर इस पूरे जुडिशरी सिस्टम को कैसे देखे? देखिए, मैंने जो अपनी बात शुरू करते समय कहा था कि अगर मान लो मिलावट से गड़बड़ी हुई है, तो उसको रोकने के लिए प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट पहले था, अब एफएसएसए एक्ट आ गया है। इसी तरह लीगल मेट्रोलॉजी से संबंधित कोई गड़बड़ हुई है, नापतोल से संबंधित गड़बड़ है, तो उसके लिए वेट्स एंड मेजर एक्ट बना हुआ है। हर कानून का इंश्योरेंस को लेकर अलग एक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर अलग एक्ट है, लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में इस बात का प्रावधान किया गया है कि किसी भी समस्या से संबंधित मामला वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में दायर किया जा सकता है, क्योंकि उन एक्ट में आप उनकी सजा और उनसे संबंधित काम करते हैं, लेकिन उपभोक्ता राहत लेने के लिए इसमें जा सकता है। और ये जब हम नया कानून लाए थे, तो इसका मकसद था, 3 मुख्य मकसद थे। सबसे पहला, त्वरित न्याय, क्योंकि हम सिविल में जाते थे या और कोर्ट्स में पहले जाते थे, तो एक पीढ़ी केस करती थी, दूसरी पीढ़ी मुकदमा लड़ती थी, तीसरी पीढ़ी फैसला होता था। तो हमने इसमें प्रावधान किया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कि अगर सामान्यतः होगा तो 90 दिन में, और कोई टेक्निकल मामला हो तो 150 दिन में उसका निपटारा हो जाए।
कुछ विलम्ब हो रहा है, कुछ कोर्ट्स की कमी है, लेकिन फिर भी ईजी हो रहा है। दूसरा था सस्ता न्याय। अभी हम किसी भी मामले में अगर सिविल कोर्ट में जाते हैं तो हमें कुछ न्याय के लिए शुल्क अदा करना पड़ता है। हमने कंज्यूमर कोर्ट्स के मामलों में, कंज्यूमर कमीशंस के मामलों में ये प्रावधान किया है कि 5 लाख रुपए तक की अगर आपकी कोई शिकायत है तो आपको किसी तरह का शुल्क देने की जरूरत नहीं, ओके। फ्री है। और मतलब 5 लाख किसी से को- ज़्यादा भी बहुत जी, जी, जी। बहुत ज़्यादा शुल्क नहीं, 200 रुपये, 400 रुपये इस तरह का शुल्क है। और तीसरी चीज़ जो सबसे बढ़कर इनमर है कि आपको वकील करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल न्यायिक प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। कंज्यूमर खुद अपनी शिकायत जा कर के दे सकता है, या स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन उसके लिए लड़ सकता है, वो भी प्रावधान इसमें किया गया है। और इतना ही नहीं, अगर आप वकील के जरिए जाना चाहते हैं तो वो भी अलाउ है, यानी वकीलों को रोका नहीं गया। आप वकील के जरिए भी जा सकते हैं, खुद जा सकते हैं, अपने प्रतिनिधि के जरिए जा सकते हैं, उपभोक्ता संगठन के जरिए जा सकते हैं, और यहाँ तक कि सरकार भी उपभोक्ता की तरफ से परिवाद पेश कर सकती है। तो वो प्रावधान भी इसके अंदर किए गए हैं और बड़ा इसको ईजी बनाया गया है, बहुत लीगल पेचीदा इसमें नहीं रखा गया। लेकिन अगर आप परिवाद करना चाहते हैं, उपभोक्ता आयोग के सामने जाना चाहते हैं, तो 2-3 बातें आपको जाननी चाहिए। एक तो इसका जो लिमिटेशन समय के हिसाब से वो 2 साल है। आपके साथ कोई भी घटना हुई है, किसी भी तरह की गड़बड़ हुई, तो आपको 2 साल के अंदर परिवाद पेश करना होगा। दूसरी बात यह है कि लीगल मैंने शुरू में बात की, उपभोक्ता की परिभाषा बताई, सब उपभोक्ता है, लेकिन कानून ने उसको सीमित कर दिया, उसको परिभाषा को सीमित किया है कि उपभोक्ता संरक्षण कानून में शिकायत करने के लिए ये जरूरी है, उपभोक्ता उसे ही माना जाएगा जिसने किसी सेवा या वस्तु के बदले पैसा दिया है। यानी इसको लिमिट कर दिया गया है कि फ्री में दी जाने वाली सेवाएं उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे से बाहर है और आप उनको लेकर आयोग में क्षतिपूर्ति के लिए नहीं जा सकते। यही उसके साथ एक और धारा जोड़ी गई है, और वो ये कहती है कि अगर कमर्शियल पर्पज के लिए कोई वस्तु या सेवा ली गई है, अगर आपने वापस बेचने के लिए कोई सामान खरीदा है, आप उसका व्यापारिक उपयोग कर रहे हो, तो वो उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे में नहीं आता है। तो उस मामले में आप उपभोक्ता आयोग में परिवाद प्रस्तुत नहीं कर सकते। अगर आपने खुद के लिए ली है, अपने बच्चों के लिए ली है, अपने परिवार के लिए, अपने उपयोग के लिए ली है, व्यावसायिक उपयोग के लिए नहीं ली है, तो आप उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे में आते हैं। डॉक्टर साहब, इसमें हमेशा एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है जब बात आती है स्वरोजगार यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। जब कोई कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है, बड़ी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ है, बहुत बड़ा टर्नओवर है, उसका तो समझ में आता है। बट कोई दर्जी है या कोई ऐसा है जो खुद 1 या 2 लोगों के हेल्प से खुद के लिए बिजनेस जनरेट करके काम करता है, क्या वो भी इसमें आता है? बिल्कुल, इसमें हमने स्वरोजगार की छूट दी है, लेकिन स्वरोजगार का मतलब ये है, मान ली किसी ने एक फोटोस्टेट मशीन खरीदी जी, और वो उस फोटोस्टेट मशीन से धंधा कर रहा है अपना, तो वो फोटोस्टेट मशीन बेचने के लिए नहीं खरीदा। दर्जी ने मशीन खरीदी सिलाई की, वो उसको बेचने के लिए नहीं खरीदा, उससे अपना रोजगार चल रहा है। तो स्वरोजगार के लिए लिए हुए जितने भी चीज़ें हैं वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के दायरे में आती है। माना कि वो उससे रोजगार कर रहा है, लेकिन वो उसको खुद कमर्शियली वापस नहीं बेच रहा, वो उस फोटोस्टेट मशीन को नहीं बेच रहा है, वो उस सिलाई की मशीन को नहीं बेच रहा है, तो वो सब कंज्यूमर प्रोटेक्शन के दायरे में आते हैं। बिल्कुल सर, हमने जाना कि कैसे कंज्यूमर कमीशन में हेल्प कर सकते हैं। तो आगे से अगर कोई आपको बोले कि आई विल सी यू इन द कोर्ट, तो हो सकता है कि वो ये भी बोले कि आई विल सी यू इन कंज्यूमर कमीशन। वैसे जोक्स अपार्ट, हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि आपने पिछले 35 साल में इतना काम करा है, और कुछ केस स्टडी या कोई ऐसी स्टोरी जो आप दर्शकों से शेयर करना चाहते हैं, व्यूअर्स से शेयर करना चाहते हैं? बिल्कुल, हज़ारों मामले हैं। अब तक देश के उपभोक्ता आयोगों में 50 लाख से ज़्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। अभी कोई छोटी लड़ाई नहीं, बहुत हम आगे इस मामले में बढ़ गए। लेकिन छोटे छोटे उदाहरण देना चाहूँगा मैं आपको। आपने पानी की बोतल की बात की, ठंडा करने के नाम पर 2 रुपये ज़्यादा ले लिया, 1400 रुपये हमने उसे पेनल्टी लगाई। एक इंजेक्शन नर्स, उन्होंने बड़े हॉस्पिटल ने बिना पढ़ी लिखी रख ली, उसे इंजेक्शन का लगने से बच्चे को पैरालिसिस हो गया, 10.5 लाख रुपए उसके अंदर मिले। एक बड़ा मज़ेदार एक विज्ञापन आता है, एक स्प्रे है, आपको उनको डीओ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाँ, और उसका बड़ा विज्ञापन आता था सब लड़कों को, यूथ को, खासतौर से आप जैसे युवाओं को आकर्षित करने के लिए कि साहब आपको लड़की पटानी है तो ये डीओ काम में लो। और एक बंदा वो केस लेकर कंज्यूमर कमीशन के सामने आया कि 7 साल से लगा रहा हूँ, एक भी नहीं पटी। और उस मामले में पेनल्टी लगाई गई, जुर्माना हुआ कि आप इस तरह से एक झूठा वादा नहीं कर सकते। पहले एक विज्ञापन बड़ा कॉमन आता था, लड़कियों के लिए क्रीम लगाओ हीरोइन बन जाती थी,
तो ये इस तरह की चीज़ें भी सामने आती है जो कई बार मनोरंजक भी है, लेकिन जो बताती है कि अगर गलत है, बाल उगाने के लिए तेल है, बाल बड़े करने के लिए तेल का विज्ञापन आ रहा है, तेल आ रहा है, हमारे पास शिकायत आई कि जो थे वो भी उड़ गए उस तेल को लगाने से। बिल्कुल सर, ये इस बहुत तरह के बड़ा बड़े ब्रांड है। इंटरेस्टिंग केसेस है, जी, वो जी। सामने आते हैं। और बाकी महत्वपूर्ण गंभीर मामले तो हैं ही। मकान के लिए ज़िंदगी भर आदमी लगाता है, अपना पैसा इकट्ठा करके किसी बिल्डर को दे दिया, फ्लैट मिल नहीं रहा है, दोनों तरफ से गया। तो सब में बहुत बड़े लेवल पर भी मामले हैं, जुर्माने हुए हैं, लोगों को राहत मिली है, लाखों लोगों को इससे राहत एक बहुत बड़े ब्रांड ने तो अपना नाम भी चेंज कर दिया, उनका नाम के आगे फेयर आता था, तो आजकल शायद वो फेयर वर्ड ही हटा दिया है जब से ये एक्टिविटी हुई होगी। क्योंकि हमें लगता था कि उसमें ये कॉमनली ये दिखाने की कोशिश की गई कि जो लड़कियां गोरी नहीं है वो अच्छी नहीं है। ऐसा नहीं है, काली लड़की भी सुंदर हो सकती है। बिल्कुल है तो उस सुंदर। बात को लेकर सवाल उठा कि फेयर शब्द को यूज़ किया जाना। आपने देखा होगा, ये भी कुछ बड़े अखबारों ने इसको शुरू भी किया है कि जो वैवाहिक विज्ञापन है उसमें भी वो लड़की के आगे उन्होंने गोरी शब्द का उपयोग करना बंद कर दिया। तो ये धीरे धीरे समझ आ रही है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि जो समाज में कई बार बुराइयां हैं, और इसको हम इमोशनल मार्केटिंग की जो आपने बहुत पहले बात की थी उसी पे आते हैं। हमारे इमोशंस को उकसा करके जो मार्केटिंग की जाती है वो भी भ्रामक विज्ञापन की श्रेणी में शामिल की गई है, अनुचित व्यापारिक व्यवहार के दायरे में आती है, और उनके खिलाफ भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कारगर ढंग से कार्रवाई करने में सक्षम है। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब, आज बहुत कुछ चीज़ें जानने को मिली, बहुत कुछ समझने को मिली। और मैं यही कहूँगा कि जितना ज़्यादा आप अवेयर हैं, जितने ज़्यादा आप एजुकेटेड हैं, आप अपने प्रोटेक्शन के लिए या लड़ने के लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहते हैं। अगर आपको नॉलेज ही नहीं है तो आप सोचते हैं कि हाँ ठीक है, जो भी है ऐसा ठीक है। देखिए, जागरूकता ही बचाव है, सीधी सी बात है। हर कदम पर मैं एक गारंटी से कह सकता हूँ, कोई भी आप हम में से, आप भी हो सकते हैं या जो सुनने वाले हमारे दर्शक हैं, मैं ये लिख कर गारंटी से दे सकता हूँ कोई उनमें से ऐसा नहीं है जिसके साथ गड़बड़ी नहीं हुई हो, जिसको ठगा नहीं गया हो। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम उसको अपने अधिकार को समझें और कार्रवाई करें। नहीं तो क्या होता है, जब हम कार्रवाई नहीं करते हैं तो सामने वाले लगता है कि वो कुछ हो नहीं रहा, उसको बढ़ाते जाते हैं। माचिस की डिब्बी हम लाते हैं, 50 सीख उसमें आनी चाहिए थी, धीरे धीरे वो 48, 45, 40 होती जाती है, पता ही नहीं चलता क्योंकि हम उसको काउंट नहीं कर रहे। हमने ये जो धागे की गट्टी आती है वो 100 मीटर आनी चाहिए, पता क्या वो नाप के देखा तो 75 आ रही है, 74 आ रही है, 70 आ रही है। क्योंकि हम अपने किसी ने नहीं सोचा होगा कि जब हम धागे की गट्टी सिलाई के लिए ला रहे हैं उसको खोल के नापें कि उसमें 100 मीटर है या नहीं, 50 मीटर है या नहीं। तो ये बातें हमें समझनी पड़ेगी वो, और उसके प्रति हमें जागरूक होना पड़ेगा। मदद करने के लिए कैंस है, बहुत सारे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन हैं, सरकारें हैं, सब लोग आपके लिए बैठे, आगे से आगे हम प्रावधान कर रहे हैं। लेकिन लड़ाई तो खुद को लड़नी होगी। एक पुरानी कहावत है कि जब तक खुद नहीं मरोगे स्वर्ग नहीं जा सकते। तो अगर आपको स्वर्ग जाना है तो मरना ही पड़ेगा। और यहाँ उसी अर्थ में हम कह सकते हैं, एक और कहावत का मैं अक्सर जिक्र करता हूँ कि माँ भी बच्चे को तब तक दूध नहीं पिलाती जब तक वो रोता नहीं है। तो उसको लगता है खेल रहा है, थोड़ी देर बाद पिला देंगे। तो उसके लिए तो हमें आगे आना पड़ेगा, तभी हम इस लड़ाई को लड़ सकते हैं, तभी हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। और इसके लिए हमें संगठन की ज़रूरत है, जागरूकता की ज़रूरत है, शिकायत करने के लिए आगे आने की ज़रूरत है। बिल्कुल सर। तो हम ये कहना चाहेंगे कि हमारी जो पहल है consumernews.online, वो एक पहल है जिससे लोग जागरूक रहें, एजुकेटेड रहें और भारत में एक अच्छा मार्केट बन सके। क्योंकि जैसा हम कहते भी हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए लड़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो थैंक यू।